माँ, विमलाबाई कह रही थी दादी की तबीयत बहुत खराब है और वो उनके हाथ से कुछ खाना भी नहीं खा रही है। 4 दिन से बस खटिया पर लेटी है। क्या अभी भी आप उनको देखने नहीं जाएंगी? सुमन अपनी माँ शोभना जी से पूछती है। शोभना जी बोली, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। जब उन्हें मेरा मुंह देखना तक गवारा नहीं तो क्यों जाऊं? मुझे कुलक्षणी और अपशकुनी कहती रही। फिर भी मैंने पूरी जिंदगी उनकी सेवा की, पर उन्होंने मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। हमेशा अपनी बेटी को प्राथमिकता देती रही और मुझे तो वो अपने घर का सदस्य तक नहीं मानती थी। सुमन बोली, पर माँ, आप ही तो कहती है ना, बुरे लोगों के साथ अगर हम बुरा व्यवहार करते हैं तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहता। फिर आप दादी के लिए इतनी कठोर क्यों बन रही है? मैं जानती हूं आप ऐसी नहीं हैं। आपको दादी की चिंता है, पर आप कभी कहती नहीं। आखिर बीते वक्त में ऐसा क्या हुआ था माँ? शोभना जी बोली, सुमन, अब तुम बड़ी हो गई हो तो अब मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहती। तुम्हारी बबीता बुआ, जिनका बस तुमने नाम सुना है, एक वक्त था जब वो घर की अहम सदस्य हुआ करती थी। वो ज्यादातर मायके में ही रहती थी और जब मैं आई तो तुम्हारी दादी और मेरा रिश्ता अच्छा होता देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और आए दिन कभी तुम्हारे पापा के तो कभी तुम्हारी दादी के कान मेरे खिलाफ भरती रही। शोभना जी पुराने दिनों की बातों में खो गई जब सुमन के पिता जीवित थे। शोभना ने जब सुमन को जन्म दिया तो बबीता अपनी माँ कमला जी से बोली, हे भगवान, माँ, इसने तो पहली संतान बेटी पैदा की है। अब तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी नहीं बल्कि जाएगी। बबीता की बात सुनकर पुराने ख्यालों वाली कमला जी बोली, सब इसकी माँ की वजह से। अरे, मेरा तो पहला बेटा है, पर इसकी माँ ने तो लगातार 3-3 बेटी पैदा की, तो ये कहां से बेटा पैदा करेगी? मेरे बेटे की किस्मत ही फूट गई है। अब तो 2 पैसे घर में जमा क्या होंगे? इन माँ बेटी के कारण बस खर्च ही खर्च होंगे। शोभना उदास सी अपने कमरे में बैठी थी तो उसके पति विनोद ने कहा, तुम माँ की बात का बुरा मत मानो। ये तो बबीता की बातों में आकर वो उल जुलूल बोलती रहती है। शायद वो भूल जाती है कि वो भी एक औरत है और उनकी भी एक बेटी है, और मैं तो अपनी बिटिया के होने पर बहुत खुश हूँ। तुम बस इसकी अच्छी परवरिश करो ताकि इसका स्वभाव बिल्कुल तुम्हारी तरह दया से और ममता से भरा हुआ हो। वक्त बीतने लगा। सास और ननद की कड़वी बातों को सहने की अब शोभना की आदत सी हो गई थी, क्योंकि नन्ही सुमन को जो पालना था, अब तो विनोद भी बेटी के लिए पैसे जोड़ने लगा, जिस पर बबीता की नजर थी और वो कमला जी से कहती, देख लो माँ, हमारे लिए भैया के पास पैसे नहीं है और कल की आई हुई बीवी और बेटी के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ इस घर में मेरे अलावा कोई आपकी सेवा नहीं करता, तो अपनी सारी संपत्ति अब मेरे नाम कर दो। पता नहीं भैया और भाभी किसी दिन आपको अकेले पाकर आपसे सब कुछ लिखवा ना ले। बाहर खड़े विनोद ने सब सुन लिया और उसे बहुत बुरा लगा। वो कमला जी के पास जाकर बोला, माँ, अगर आपको सब कुछ अपनी बेटी को देना है तो दे दो, पर कम से कम मेरे परिवार के बारे में इतना बुरा तो मत सोचो। अगर आज मैं अपनी बेटी के लिए पैसे नहीं जोड़ूंगा और कल को खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो सोचिए, आप घर की बड़ी है, आप पर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगी? कमला जी एक पल के लिए सोच में पड़ गई और बोली, बबीता, विनोद कह तो सही रहा है, और वैसे भी शोभना बहू इतनी भी बुरी नहीं है। हम लोग इतना कुछ उसे कहते हैं, पर देखो, घर बार तो वही संभाल रही है ना, तो अब रहने दो। जैसे ये लोग घर चला रहे हैं चलाने दो, और तुम भी कब तक यहाँ की चिंता करती रहोगी? तो अब तुम अपना ससुराल देखो और मेरी चिंता मत करो। बबीता को माँ की ये बात बिल्कुल रास नहीं आई और उस रोज उसने घर में बहुत हंगामा किया। अगले दिन बबीता ने अपने पति के साथ मिलकर योजना बनाई और रात में कमला जी के सारे गहने और पैसे छिपाकर अपने पति के हाथों अपने ससुराल भिजवा दिए और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। अगली सुबह कमला जी छाती पीट पीट कर रोने लगी, हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। जाने घर में कब चोर आया और मेरे सारे जेवर और पैसे लेकर भाग गया। शोभना बोली, माँ जी, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? पैसे और जेवर तो फिर आ जाएंगे, बस आपको कुछ नहीं हुआ, यही हमारे लिए बहुत है। बबीता बोली, माँ, मुझे तो लगता है जरूर भाभी ने ही सारे जेवर चोरी से अपने मायके भिजवा दिए होंगे, वरना आप ही सोचो, चोर आया, सब कुछ लेकर चला गया और हमें पता भी नहीं चला।
कमला जी ने शोभना की तरफ देखा तो शोभना बोली, माँ जी, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कह रही हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। विनोद भी गुस्से में बोला, बबीता, सोच समझकर बोलो, तुम भूल रही हो कि तुम अपनी भाभी पर इल्जाम लगा रही हो। कल की बात को लेकर तुम भी तो नाराज थी और घर में तो तुम भी थी ना, तो क्या चोरी तुमने की है? बबीता को एक पल के लिए लगा उसकी चोरी पकड़ी गई है। फिर वो बात संभालते हुए बोली, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? माँ, मैं तो इस घर की बेटी हूँ, गैर तो भाभी है। और अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को तकलीफ होती है तो आज से मैं सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं माँ की सेवा करने का और आप लोगों की जली कटी बातें सुनने का, तो मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ। कमला जी बोली, अरे बबीता, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? बबीता बोली, माँ, अब मुझे भी यहाँ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिर अब तुम्हारे पास है ही क्या, तो बेहतर होगा न तुम मेरे पास कभी आना, ना ही मुझे कोई खबर भिजवाना। अब तुम जियो या मरो, मुझे कुछ मतलब नहीं। इतना कहकर बबीता ने अपना सामान उठाया और वहां से चली गई। कमला जी को समझते देर न लगी कि ये चोरी उनकी खुद की बेटी ने ही की होगी। पर कहते हैं ना, कुछ लोग खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, फिर भी अपनी गलती नहीं मानते। बेटी के ऐसे व्यवहार से कमला जी दुखी होकर बेटे बहू को कोसती रहती कि मैंने तुम लोगों का पक्ष लिया, इसीलिए मेरी बेटी ने मेरे साथ ऐसा किया और मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मैं भी अब तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। सामने वाला हिस्सा तुम लोग रखो और इधर मैं रहूंगी। ये कहकर उन्होंने बिना सोचे समझे बंटवारा कर लिया। विनोद, जो स्वभाव से बिल्कुल श्रवण कुमार था, एक तरफ अपनी बहन का धोखा और दूसरी तरफ अपनी मां के अलगाव को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। देखते देखते शोभना की पूरी जिंदगी सड़क पर आ गई, पर उसने हार नहीं मानी। वो थोड़ी पढ़ी लिखी तो थी ही और उसके स्वभाव के कारण उसे आंगनवाड़ी में काम मिल गया। काम करते हुए वो अपनी बच्ची को पालने लगी और कमला जी की जिम्मेदारी भी उठाने लगी। उसने खुद का सास का काम ना करके उनके लिए काम वाली विमलाबाई को रखवा दिया, जो उनके सारे काम करती थी। अचानक अपनी बेटी सुमन की आवाज से शोभना जी पुरानी यादों से बाहर आई। अच्छा, तो तब से विमलाबाई दादी का ख्याल रख रही है, पर अब तो दादी उनके हाथों से पानी तक नहीं ले रही, तो अब क्या करोगी माँ? शोभना जी बोली, करना क्या है, बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं, चलो देखती हूँ। इतना कहकर वो अपनी सास के हिस्से में जाने लगी। वहां जाकर बोली, मैं यहीं दरवाजे पर खड़ी हूं, तुम जाओ और देख के आओ। जैसे ही सुमन ने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी तो कमला जी बोली, कौन है? सुमन बोली, दादी, मैं सुमन। वो बोली, रुक, अभी आती हूं। सुमन बोली, अरे नहीं दादी, दरवाजा खुला है, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर सुमन भीतर गई और भागती हुई वापस आई और माँ से बोली, माँ, दादी तो बुरी तरह कांप रही है और उनका बदन भी पूरा ठंडा हो रहा है। दोनों माँ बेटी भागती हुई कोठरी के अंदर गई तो शोभना को देखते ही कमला जी बोली, गंगा जल पिलाने आ गई, इतनी जल्दी है कोठरी हथियाने की। सुमन कह दे अपनी माँ से, मैं नहीं जाने वाली इतनी जल्दी। शोभना जी तेजी से अपने हिस्से की तरफ चली गई तो बहू को जाते देख कमला जी सुमन से बोली, देखा बिटिया, कितना घमंड है तेरी माँ में, ये भी नहीं देख रही कि सास मर रही है। जरा सा कुछ कह क्या दिया, निकल गई मुंह बनाकर। मेरी जगह अगर तेरी नानी होती तो क्या तब भी तेरी माँ मुंह फेर कर चली जाती? हाँ भाई, बेटा ना रहा तो कोई देखने वाला भी नहीं मुझे। हे भगवान, अब मुक्ति दे दो। इतना कहकर वो रोने लगी। तभी शोभना जी कमला जी के बदन पर एक मोटी रजाई रखते हुए बोली, वो भी नहीं सुनने वाले हैं आपकी, चाहे जितना पुकार लो। पापी लोग इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाते हैं। अगर आपने थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो आज आप इस हालत में नहीं होती और ना ही मैं और मेरी बेटी अनाथों जैसी जिंदगी जी रहे होते। कमला जी बोली, उस बात के लिए और कितने साल सजा दोगी? शोभना जी सुमन से बोली, जाओ बेटा, तुम दादी के बिस्तर में उनके पास घुसकर सो जाओ, इससे दोनों को गर्मी मिलेगी। तब तक मैं थोड़ी आग जला देती हूँ। शोभना जी चूल्हे में आग जलाने लगी।
फिर अपने घर से मिट्टी का बर्तन लाई, उसमें जलते हुए कोयले डाले और उसे लेकर कमला जी की खाट के पास रख दिए। दूध गर्म करके उनको पिलाया। फिर सरसों का तेल गर्म करके उनके पूरे शरीर की मालिश करने लगी। कमला जी बस आंख बंद करके गर्माहट महसूस कर रही थी तो सुमन ने कहा, बड़ी देर से शांत हो दादी, अब आपको कैसा लग रहा है? कमला जी बोली, लग रहा है यमराज के ठंडे हाथों में कसे मेरे प्राणों को कोई छुड़ा कर लाया हो। जीती रहो बिटिया। अब तुम जैसी पोती जिसके पास हो, उस दादी को भला क्या हो सकता है। सीधे अपनी बहू शोभना को आशीर्वाद ना देते हुए सुमन को कमला जी ने आशीर्वाद दिया। शोभना जी सुमन से बोली, अपनी दादी से कह दो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती ऐसे ही आराम करें। कुछ दिन मेरी जैसी कुलक्षणी के हाथ का खा लेंगी तो इनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। मैं चलती हूं, तुम यहीं रहो और इनका ख्याल रखो। इतना कहकर शोभना जी जाने लगी। कमला जी पीछे से बोली, ये फटी रजाई और सारी चादरें ले जाओ, और सुनो, अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, सुमन की शादी के लिए जमा कर रही थी, तो उसमें से कुछ ले जाओ और कल एक कंबल खरीद लाना तुम दोनों के लिए। अब ये तुम्हारी रजाई में वापस नहीं करने वाली। सुमन हंसकर बोली, रख लो दादी, वैसे भी ये रजाई बहुत पुरानी है, हमें तो नया कंबल मिल जाएगा। शोभना जी के पांव वहीं रुक गए। वो हैरान होकर बोली, आप सुमन की शादी के लिए पैसे अभी से जमा कर रही थी? शादी की इतनी भी क्या चिंता कि पैसे होते हुए भी जाड़े में मरे, लेकिन खुद के लिए कंबल भी ना ले। कमला जी बोली, सब कुछ तो एक धोखेबाज पहले ही ले जा चुकी है और तुझ पर भी भरोसा नहीं मुझे, तभी तो उस दिन से ही एक एक पैसा जोड़ रही हूं। कहीं मैं मर गई तो ना जाने तुम इसका ब्याह कैसे करोगी। सुमन बोली, फिर आज क्यों खर्च कर रही हो ये रुपए दादी? कमला जी सुमन का माथा सहलाते हुए बोली, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से स्वस्थ हो गई। थोड़े पैसे खर्च हो जाने दे, मैं फिर से जमा कर लूंगी, तुम चिंता मत करना। दादी पोती की बात सुनकर शोभना जी मुस्कुराकर बोली, अब कोई चिंता नहीं, मौसम बदले या आपका मिजाज, झेलना तो मुझे ही पड़ेगा आपको। दूसरे दिन नया कंबल आ गया था जिसे शोभना जी ने कमला जी को उड़ा दिया और सुमन से बोली, आज से तुम यहीं दादी के पास सोओगी, और खुद वो पुरानी रजाई लेकर चली गई। सुमन बहुत खुश थी। वो कमला जी से बोली, दादी, माँ आपका इतना ख्याल रखती है, फिर हर वक्त आप उनको ताना क्यों मारती रहती हैं? सोचिए दादी, आज अगर माँ नहीं होती तो आपका क्या होता? आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं, तो पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाती हैं? कमला जी बोली, अब क्या करें बिटिया, जैसे ये जाड़ा अच्छा नहीं लगता फिर भी आ ही जाता है ना, वैसे ही ये मिजाज भी है। अब जानते हैं, जिस बहू के साथ हमने कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया उसने हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचा, पर ना चाहते हुए भी हमारा ये मिजाज बदलता रहता है। और अब तुम हो ना मेरे पास, तो हम खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, और इस जाड़े से बचाने वाली हमारी पोती है ना, नरम नरम कंबल। इतना कहते हुए कमला जी ने सुमन को गले से लगा लिया। दरवाजे के पीछे खड़ी शोभना जी सब सुन रही थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्हें बस अफसोस हो रहा था कि काश आज विनोद बाबू होते तो अपनी माँ का ये रूप देखकर कितने खुश होते। पर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।